हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी 8th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस मेजर का डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारी यूनिट 1 है इसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तब से हमारे देश में कैसे जो विकास की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये इस वीडियो में हमें पढ़ना है। इस यूनिट में ये हमें डिस्कस करना है। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे स्टेट एंड प्लानिंग, लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, मतलब उदारीकरण में क्या क्या सुधार हुए। ठीक है, एंड पॉलिसीज़ कितने तरीके की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे लगाया जाता है, ये सब इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। एंड अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स एंड सिलेबस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें जानना है डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कैसे हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि हम जब भारत के विकास की बात करते हैं तो मेनली हमें भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की बात करनी होती है। ठीक है, तो जैसी स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो ऐसा नहीं था कि तुरंत एक ही दिन में भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चली एंड काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसीजर था। ये काफ़ी धीरे धीरे हर चीज़ हुई। ठीक है, 5 ईयर प्लान बनाए गए, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंड सरकार ने कई रणनीतियाँ बनाई, बहुत सारी स्ट्रेटजी सेट की। क्यों? ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जा सके और भी ज़्यादा उसकी गति, उसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। ठीक है, जीडीपी बहुत लो थी एंड ग्रोथ जो थी वो भी काफ़ी कम थी, फैक्ट्रीज नहीं थी एंड लोगों की इनकम बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। काफ़ी लोग थे जो गरीब थे। ठीक है, कृषि पर ज़्यादातर लोग निर्भर थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर या फार्मिंग, या हम बोल सकते हैं पशुपालन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो पशुपालन एंड कृषि, एग्रीकल्चर, इन सब में लोग संलग्न थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, औद्योगिक विकास बहुत कम था, गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी और शिक्षा भी फैली हुई थी, लोग शिक्षित नहीं थे। ठीक है, औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत जो था वो सिर्फ कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रह गया था। औपनिवेशिक काल भी बोला जाता है, जो गुलामी का काल था उसको। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जो भारत था वो गुलाम था किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसे औपनिवेशिक सरकार कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था एंड भारत में जो भी कच्चा माल निर्मित होता था, मतलब कि जिस भी कच्चे माल का उत्पादन होता था वो उस कच्चे माल को डायरेक्ट भेज देते थे अपनी कंट्री में, ब्रिटेन में, एंड वहाँ से फिर फैक्ट्रीज़ में उस कच्चे माल का उपयोग करके उससे वस्तुएं निर्मित करते थे एंड फिर भारत के बाज़ार में लाकर उन्हें बेचते थे। तो इससे एक तरीके से हम देख सकते हैं जो भी फ़ायदा होगा था वो किसको होगा था, ब्रिटेन को ही होगा था। ठीक है, वो भारत से बड़ी मात्रा में कच्चे माल का निर्यात करते थे
ठीक है। एंड उस कच्चे माल को वो तैयार वस्तुओं में बदल कर भारत में फिर बेचने के लिए लाते थे, ठीक है, फाइनल गुड्स के रूप में। तो बहुत सारा कच्चा माल था जो कि निर्यात किया जा रहा था, जैसे नील, अफीम, ठीक है, कपास एंड बहुत सारे मसाले जो कि ब्रिटेन में उत्पादित नहीं होते थे, क्योंकि ब्रिटेन की ऐसी जलवायु नहीं थी कि वहाँ की ज़मीन में इन सब का उत्पादन हो सके इतनी बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए भारत से वो उत्पादन करते थे कच्चे माल का, भारतीय किसानों को फोर्स करते थे, ज़बरदस्ती उनसे उत्पादन करवाते थे कच्चे माल एंड नगद फसलों का, ठीक है। नगद फसल मतलब कि जो खाने के लिए उपयोग नहीं की जाती, बल्कि जिनका उपयोग किसी चीज़ के निर्माण में होता है, जैसे नील की खेती, ठीक है। नील जो है ये भी नगद फसल है, ठीक है। तो जो भी कच्चा माल भारत में निर्मित होता था, चाहे वो नगद फसल हो चाहे कुछ और हो, सारा कच्चा माल ब्रिटेन में निर्यात कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, ठीक है, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने कैपिटलिज्म मतलब कि पूंजीवाद को अपनाया, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने समाजवाद मतलब कि सोशलिज्म को अपनाया। जैसे ज़्यादातर जो पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया, पूंजीवाद को ही अपनी कंट्री में लागू किया। जबकि जो पूर्वी देश थे, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, या चाइना, इन सभी देशों ने समाजवाद को अपनाया, ठीक है। बट इंडिया जो था उसने डिसाइड किया कि वो पूंजीवाद या समाजवाद दोनों में से किसी एक को नहीं अपनाएगा, बल्कि दोनों की अच्छी चीज़ों को मिक्स करके एक नया मॉडल बनाएगा। एंड वही किया गया। पूंजीवाद और जो समाजवाद था उसकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको मिक्स करके एक नया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार किया गया। एंड स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। जैसे पूंजीवाद जो होता है, इसमें क्या होता है, जो संसाधन होते हैं वो निजी लोगों के हाथों में होते हैं। समाज की सारी जो संपत्ति होती है वो निजी लोगों के पास होती है, ठीक है। सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधन के ऊपर। सरकार का काम सिर्फ एक ही होता है, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, कानून और शासन की व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो एंड जो पूंजीवाद है ये बोलता है कि कट्टर कंपटीशन होना चाहिए, पूरा कट्टर प्रतिस्पर्धा, फुल कंपटीशन होना चाहिए बाज़ार में, मार्केट में, ठीक है। ये मार्केट कंपटीशन में बिलीव रखता है। जबकि जो समाजवाद है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि समाज की जो संसाधन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए लोगों के बीच में। ऐसा ना हो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ये इस चीज़ पर जोर देता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों को सहायता प्रदान करे एंड लोगों के बीच में संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करे इक्वली, ठीक है, संसाधनों का वितरण करे समान रूप से। एंड जितनी भी कंपनीज होगी, जितने भी कारखाने बनाए जाएंगे, फैक्ट्रीज होगी, वो सारी भी सरकार के अंतर्गत ही होनी चाहिए, ठीक है। जो निजी लोग हैं उनको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये समाजवाद मानता है। तो इंडिया जो था वो पूरी तरीके से पूंजीवाद के समर्थन में भी नहीं था, पूरी तरीके से समाजवाद के समर्थन में भी नहीं था, ठीक है। इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अपनाई, दोनों की अच्छी चीज़ों को मिक्स किया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, ठीक है। रणनीतिक और आधारभूत उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण रखा जाएगा, ये भी डिसाइड किया गया, ठीक है। कि जो आधारभूत उद्योग हैं मतलब कि ऐसे उद्योग जो कि हैवी गुड्स बनाते हैं, जैसे लोहे का सामान या बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, या ये जो रेलवे से संबंधित पटरी बनाने का काम है, या जेट, फ्लाइंग जेट, ये सब जो बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब बनाने का जो काम है, जो आधारभूत उद्योग हैं, जो मशीनें बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, जिस पे हमारी कंट्री जो है वो बेस्ड है, ठीक है,
वो जो उद्योग है वो सरकार के अंतर्गत होंगे, एंड जो छोटे मोटे उद्योग है जो डेली यूज़ की चीज़ें बनाते हैं वो निजी लोगों के द्वारा चलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया। ठीक है, आधारभूत उद्योगों पर नियंत्रण रखा गया सरकार का, एंड जो दैनिक वस्तुओं को निर्मित करने वाले उद्योग हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने को कहा गया निजी लोगों को। ठीक है, तो ये किया गया। नेक्स्ट आता है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। अब क्या था, 1950 में योजना आयोग मतलब कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। आप जानते हैं 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब आज़ादी के बाद ये टेंशन थी कि कैसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत थी प्लानिंग करने की, योजना बनाने की। तो एक ऐसे आयोग की स्थापना की गई जिसका काम ही था योजना बनाने का, प्लानिंग करने का कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, 1951 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पंचवर्षीय मतलब कि जो 5 सालों के लिए योजना बनाई जाए। ठीक है, कि 5 साल में हम ये काम करेंगे, 5 साल में हमें ये अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो हर 5 साल में ऐसे पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई। ठीक है, और 1956 तक चली। इन योजनाओं का उद्देश्य था संसाधनों का नियोजित उपयोग करना। हर व्यक्ति संसाधन का उपयोग ढंग से करे, कोई भी संसाधनों का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, एंड हमारे पास अगर कम संसाधन है तो कैसे हम उन कम संसाधनों का भी बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, इस चीज़ की योजना बनाना भी योजना आयोग का काम था। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में उस टाइम पर संसाधन कम ही थे। ठीक है, क्योंकि आज़ादी से पहले ही जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारा हम बोल सकते हैं माल या संसाधन जो है वो हमारी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके जा चुके थे। तो काफ़ी कम संसाधन हमारे पास बचे थे। इसके अलावा डिवीज़न भी हो गया था, पार्टीशन जिसे बोलते हैं, विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। ठीक है, तो संसाधन हमारे पास कम थे, एंड कैसे हम कम संसाधनों का उपयोग करके बेहतर रूप से विकसित हो पाए, इसके लिए भी योजना आयोग बनाया गया था। इसका काम था संसाधनों का नियोजित उपयोग कैसे किया जाए, इस पर योजना बनाना। ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये भी इसका कार्य था। ठीक है, तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद ये सब हुआ। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि 1951 में आई थी, 1956 तक रही। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि हमारी कंट्री में हाफ से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो कृषि पर ही निर्भर थी, तो ये डिसाइड किया गया कि जो कृषि है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधारों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें यही योजना बनाई गई कि कैसे हम अपनी कंट्री में, अपने देश में कृषि को बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसी की योजना बनाई गई। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। सिंचाई परियोजना, भूमि सुधार और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए जो कि भूमि सुधार के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा हाई यील्डिंग सीड्स मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है उनका आविष्कार किया गया। ऐसे बीज बनाए गए जिनसे उत्पादन क्षमता बढ़ सके। ठीक है, तो ताकि जो खेत है उसमें उत्पादन बढ़े एंड हमारे देश में अन्न की कमी ना हो। ठीक है, तो अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं चावल का स्पेशली उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उर्वरता वाले, हाई फर्टिलिटी वाले जो बीज थे उनका उपयोग किया गया। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का उपयोग किया गया, एंड इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा गया। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। ठीक है, एंड इसका फ़र्क ये हुआ 1960 के दशक में
हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो उससे गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिकरण पर बल। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि 1956 से 1961 तक रही। ठीक है, 1956 में बनाई गई थी। एंड इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये डिसाइड किया गया कि अब हम भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। ठीक है, भारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि मशीनें और भारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जैसे मशीन हो गई, अलग अलग जो मशीन्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब भारी उद्योग में शामिल होती है। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, ये डिसाइड करने के लिए ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस्पात संयंत्र मतलब कि स्टील का जो पूरा हम बोल सकते हैं संयंत्र है वो तैयार किया गया। ठीक है, मशीन निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई तथा औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई बहुत बड़ी, जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, ताकि स्टील का प्रोडक्शन जब वो बढ़े हमारी कंट्री में, तो स्टील का प्रोडक्शन भारी मात्रा में बढ़ाया गया। मशीन निर्माण किया गया। ठीक है, ताकि वो मशीनें जो हम दूसरे देश से पहले मंगवाने पर मजबूर थे, वो मशीनें हमारे खुद के देश में बनाने का प्रयास किया गया। तो मशीन का निर्माण किया गया। ठीक है, ऊर्जा परियोजनाओं की भी स्थापना हुई जिससे औद्योगिक आधार मजबूत हुआ। एंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो भी सफल रही। नेक्स्ट आता है बैंकिंग और वित्तीय सुधार। 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी स्पेशली, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था एंड फिर 1980 में हुआ। 1969 में 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक बना दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए पहले प्राइवेट बैंक थे लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं था, तो लोग उन बैंकों में जाकर अपने पैसे जमा नहीं करवाते थे। ठीक है, अपनी सेविंग्स वहाँ पे जमा नहीं करवाते थे, डिपॉजिट नहीं करवाते थे, क्योंकि उनको डर था कि ये प्राइवेट है, कहीं लोगों के पैसे डूब जाए। ठीक है, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में अपने पैसे जमा करवाएं, तो इसी के लिए क्या किया गया, बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, मतलब प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक बनाया गया। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो बैंक पर ट्रस्ट करें एंड लोग बैंक में अपना पैसा सेव करें, जिससे लोगों को सेविंग की हैबिट डेवलप करने में हेल्प मिले। ठीक है, जिससे लोग बचत कर पाएँ। ठीक है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंची। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो पिछड़े क्षेत्र थे, वहां तक भी बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया गया। कृषि और लघु उद्योगों को ऋण दिया गया, मतलब कि जो छोटे कुटीर उद्योग थे उनको स्पेशली लोन प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट आता है गरीबी उन्मूलन और सामाजिक योजनाएं। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश की गई कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। ठीक है, एंड आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि आर्थिक असमानता समाज में कम हो पाए। सार्वजनिक वितरण प्रणालियों, रोजगार योजनाओं से कमज़ोर वर्गों को सहायता देने का प्रयास किया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई जिनसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, जैसे मनरेगा एंड और भी बहुत सारी रोज़गार संबंधी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई। ठीक है, ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो, एंड जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तभी गरीबी ख़त्म होगी। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए ही ये प्रयास किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ज़रिए क्या किया गया, जो अनाज है, गेहूँ, चावल, उसको कम कीमत पर लोगों को बेचा गया। ठीक है, सरकारी जो दुकानें थी वो खोली गई, सरकारी दुकानें खोली गई अनाज की,
जहाँ से कम पैसों में लोगों को गेहूँ और चावल दिए जाते थे, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो कम पैसों में भी अपना गुजारा कर सकें, ठीक है, उनको भूखा और वंचित ना रहना पड़े भोजन से, ठीक है। तो इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता ली गई। आर्थिक सुधार हुए उसके बाद 1991 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्थिक सुधार 1991। 1991 में 1991 में क्या होता है, इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि राजकोषीय घाटा, ठीक है, जो राजकोष है वो खाली हो गया। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मदद मांगी, उनसे लोन मांगा, ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राजकोष बिल्कुल खाली होने के कगार पर पहुंच गया था। तो कुछ पैसे चाहिए थे इंडिया को अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आपको पता ही होगा जब हमें आज़ादी मिली थी तो उसके बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना लिया था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को बंद कर लिया कि ना हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे, हम किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया इस डर से कि कहीं भविष्य में कोई और देश हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग थे वो भी व्यापार के लिए ही आए थे, ठीक है। तो व्यापार को पूरी तरीके से, विदेशी व्यापार को पूरी तरीके से इंडिया ने बंद कर दिया था, ठीक है, आज़ादी के बाद। लेकिन फिर 1991 में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, राजकोषीय घाटा, जिसकी वजह से जो पीवी नरसिम्हा राव है उनको मदद लेने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। फिर जो वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने, आईएमएफ ने, उन दोनों ने कहा कि लोन तब दिया जाएगा जब इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, ठीक है, जब इंडिया ग्लोबलाइजेशन करेगा। ग्लोबलाइज होने का मतलब है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इंडिया ने शर्त मानी, लोन लिया, एंड फिर उसी टाइम पर 1991 में आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गई, ठीक है। सबसे पहले उदारीकरण किया गया। उदारीकरण में क्या था, लिबरलाइजेशन। पहले क्या था, लाइसेंस राज था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप है, आप अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उसको अपनी फैक्ट्री खोलनी है, कोई उद्योग खोलना है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एंड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, ठीक है। ज़्यादातर जो उद्योग थे वो किसके अंतर्गत काम करते थे, सरकार के अंतर्गत। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी वो सरकार की थी, यहाँ तक कि जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं वो भी सरकारी कंपनियां बनाती थी, ठीक है। फिर 1991 में उदारीकरण हुआ एंड सरकार ने लाइसेंस का सिस्टम जो है उसको फ्लेक्सिबल कर दिया, ठीक है। अब हर कोई लाइसेंस ले सकता था, एंड फिर बाद में उसको बिल्कुल ही हटा भी दिया गया, ठीक है। अब प्रमोट किया गया लोगों को अपना उद्योग खोलने के लिए, उत्पादन करने के लिए किसी भी वस्तु का, ठीक है, लोगों को प्रेरित किया गया, ठीक है। निजीकरण मतलब कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा दिया गया, लोगों को ऋण दिए गए, लोन दिए गए, ठीक है, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज खोल सके, उत्पादन कर सके, ठीक है। तो निजीकरण को बढ़ावा देने का सरकार ने प्रयास किया। वैश्वीकरण की नीतियाँ भी अपनाई, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो इस तरीके से 1991 में आर्थिक सुधार हुए, लाइसेंस प्रणाली में ढील दे दी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, ठीक है, एंड निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। नेक्स्ट आता है सेवा क्षेत्र और तकनीकी विकास। अब आर्थिक सुधार के बाद सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार में तीव्र विकास हुआ। भारत वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरा, ठीक है। आर्थिक सुधार जब हो गए तो उसके बाद फिर सेवा क्षेत्र में भी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बैंकिंग में और संचार में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। आज के टाइम में हम देखते हैं डिजिटली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर सकता है बहुत आसानी से,
ठीक है। अगर आप बाहर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए। ठीक है। मोबाइल से आप किसी को भी कितनी भी अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये बैंकिंग का विकास हो गया है। ठीक है। अब फ़ोन में ही हमारा बैंक है। ठीक है। ऐसे ही क्या है, संचार में तीव्र विकास हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पर हैं, आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर है जो आपसे 100 किलोमीटर दूर हैं, आप उससे भी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल फेस टू फेस उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो संचार में भी तीव्र विकास हुआ है। हम भारत में बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि पूरे विश्व के कौन से देश में क्या हो गया है। ठीक है। अमेरिका में क्या हो गया है, चाइना में क्या हो गया है, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में संचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है। इंटरनेट हर व्यक्ति के फ़ोन में, इंटरनेट से सूचनाओं का जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से होने लगा है। ठीक है। तो सेवा क्षेत्र को तकनीकी का विकास वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एंड वर्तमान दौर की पहले क्या है, वर्तमान दौर की पहल है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए आर्थिक विकास को एक नई गति दी जाए। ये वर्तमान समय में प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आज़ादी के बाद कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में चेंजेस आए, कैसे इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा। आइए अब हम अपना यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है भारत में राज्य और योजना, स्टेट एंड प्लानिंग इन इंडिया। तो आइए देखते हैं राज्य और योजना की अवधारणा। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था आज़ादी के बाद जो कि भारत ने फेस किया, वो चैलेंज था आर्थिक पिछड़ेपन का। आर्थिक रूप से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। एंड असमानता जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। असमानता मतलब कुछ लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनवान थे, कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं थे। ठीक है। तो असमानता काफ़ी ज़्यादा थी। केवल बाजार शक्तियों पर निर्भर रहकर इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो सिर्फ हम बाजार पर डिपेंड रहे कि मार्केट में लोग प्रोडक्शन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे एंड इससे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था। ठीक है। इसलिए भारत ने राज्य को आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका देने का निर्णय लिया। ठीक है। राज्य का उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि विकास को दिशा देना भी था, क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोग भूखे हैं तो लोग जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे ही। ठीक है। क्योंकि वो भूखे हैं, उनको अपना पेट भरना है पहले। ठीक है। तो इसलिए सरकार का काम था कि वो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करें। ठीक है। विकास को एक नई दिशा दें तथा सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना भी राज्य का उद्देश्य था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, योजना बनाई गई। ठीक है। योजना का मतलब क्या होता है, सीमित संसाधनों का वैज्ञानिक और पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपयोग करना योजना बनाना कहलाता है। जब हम एक अपने माइंड में प्लानिंग करते हैं, एक हम ढांचा तैयार करते हैं अपने कार्य का कि हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे हम संसाधनों का नियोजित उपयोग करेंगे ताकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, तो उसी को योजना बनाना कहा जाता है। ठीक है। तो योजना बनाई गई, इसके लिए क्या किया गया, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन थे एंड सीमित संसाधनों का उपयोग करके ही हमें अपने लक्ष्य का प्राप्त करना था, लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। तो इसके लिए योजना बनाई गई, मतलब एक वैज्ञानिक तरीका खोजा गया ताकि हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें सीमित संसाधनों का उपयोग करके। ठीक है। भारत में योजना का उद्देश्य तेज आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था। ठीक है। भारत में जो योजना बनाई गई वो इसलिए बनाई गई ताकि आर्थिक विकास तेज़ी से हो सके, सामाजिक न्याय जो है वो हर व्यक्ति को मिल सके, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और क्षेत्रीय असंतुलन कम हो।
तो भारत में नियोजित विकास की शुरुआत हुई। 1950 में योजना आयोग जो है इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी उस टाइम प्रधानमंत्री होगा या आगे भी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष भी बन जाता है। ठीक है, ये संविधान में लिखा गया कि जो योजना आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। ये डिसाइड किया गया, योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, संसाधनों का आवंटन किया, ठीक है, एंड योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा करने का कार्य भी किया। एंड आज भी हम देखते हैं, आज भी योजना आयोग जो है उसका नाम हालांकि बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम आज के टाइम में नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो जो काम योजना आयोग करता था पहले वो काम अब नीति आयोग करता है। ठीक है, नीति आयोग जो है वो भी यही काम करता है, योजना बनाते हैं। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाती। लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 में थी। ठीक है, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। एंड पंचवर्षीय योजना अब नीति आयोग नहीं बनाता, वो सिर्फ प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, संसाधनों का आवंटन कैसे करना है वो डिसाइड करता है, एंड योजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है। ठीक है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं पंचवर्षीय योजना कैसी थी, क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस किया गया कृषि, सिंचाई और खाद्य उत्पादन पर, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने पर, ताकि खाद्य की जो कमी है वो कम हो सके, जो भूखमरी है, जो लोग भूख से मर रहे हैं वो स्थिति ना बने। ठीक है, तो भूखमरी जैसी समस्या को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता था कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है, एंड कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी था कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो। पहले क्या था, ज़्यादातर जो किसान थे वो सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे, प्राकृतिक स्रोत के ऊपर। लेकिन कभी मान लीजिए वर्षा ना आए फिर क्या हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंचाई के जो अन्य स्रोत हैं उनको भी खोजने का प्रयास किया गया। ठीक है, एंड कृषि उत्पादन बढ़ाने का भी जितना प्रयास हो सकता था उतना प्रयास इस योजना के तहत किया गया। ठीक है, एंड पृष्ठभूमि मतलब कि क्या ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि उत्पादन पर फोकस किया गया था, तो उसके पीछे कारण क्या था। तो पृष्ठभूमि से हमें पता चलता है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो उसके बाद खाद्यान्न संकट बढ़ गया था एंड शरणार्थी समस्या बढ़ गई थी। मतलब बहुत सारे लोग थे जो कि हमारी कंट्री में आकर रहने लग गए थे। ठीक है, शरणार्थी बनकर। ठीक है, तो इतने सारे लोगों का अगर पेट पालना है तो ज़रूरी है कि कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। कई योजनाएं बनाई गई, कई परियोजनाएं बनाई गई इसमें, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसकी उपलब्धि क्या थी, इसकी उपलब्धि ये थी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, महंगाई पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, जो कृषि का उत्पादन था वो बढ़ गया। अब कृषि का उत्पादन क्या था, बढ़ गया, महंगाई पर भी नियंत्रण किया गया। ठीक है, देखें, जब खाद्य पदार्थ कम मात्रा में होंगे एंड उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। मान लीजिए जो गेहूँ है, ठीक है, वो मान लीजिए 100 किलो है एंड जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो लाखों है, तो ये तो कॉमन सी बात है, कीमत बढ़ेगी उसकी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी कम है एंड डिमांड ज़्यादा है। तो ये वही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई कम हो एंड डिमांड ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या किया गया, पहली परियोजना जो थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो भी परियोजनाएं बनाई गई थी उनके तहत यही प्रयास किया गया था कि कृषि उत्पादन बढ़े एंड इसमें सफलता भी मिली। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई एंड कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसकी जो मांग थी वो भी थोड़ी
कम हुई एंड इससे महंगाई पर भी नियंत्रण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 1956 से 1961 तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य फोकस किया गया भारी उद्योगों औद्योगिकरण के ऊपर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को इसमें विशेष महत्व दिया गया। इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य था दीर्घकालीन औद्योगिक आधार तैयार करना। ठीक है, थर्ड है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये थी 1961 से 1966 के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, मतलब 1961 में बनी थी, 1966 तक ये योजना जो थी इसमें काम किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि और उद्योग दोनों पर इसमें जोर दिया गया। लेकिन एक समस्या थी, ये जो योजना थी ये विफल हो गई। ठीक है, ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये बीच में विफल हो गई। 1965 में और 1962 में युद्ध हुए थे। ठीक है, भारत के 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ था। 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ एंड सूखा भी पड़ गया था। इस वजह से ये जो योजना थी इसमें ज़्यादा ध्यान सरकार नहीं दे पाई एंड ये योजना विफल हो गई। ठीक है, योजना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य की प्राप्ति काफ़ी हद तक हो गई थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया एंड ये योजना विफल हो गई, क्योंकि इस योजना के दौरान दो बड़े युद्ध हुए भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ, और सूखा भी पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद 1966 से 1999 में कोई योजना नहीं आई। ठीक है, इसे प्लानिंग हॉलीडे भी हम बोल सकते हैं। कोई प्लानिंग नहीं की गई, योजना कोई नहीं आई, योजना अवकाश रहा। 3 वार्षिक योजनाएं जो थी वो इसमें रद्द हो गई। ठीक है, इसका कारण था आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी। संसाधन कम थे और आर्थिक संकट बढ़ गया था। इस वजह से 1966 में तीसरी जो पंचवर्षीय योजना जब ख़त्म हो गई 1966 में, तो उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई एंड 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 में, जो कि 1974 तक रही। इसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता। ठीक है, मतलब हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन स्थिरता के साथ। फोकस किया गया इसमें गरीबी ख़त्म करने पर और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर, आत्मनिर्भर बनने पर। ठीक है, आज भी आप देखते हैं आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जाता है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तो वैसे ही उसमें किया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये एक प्रमुख निर्णय था जो कि इन्होंने लिया। ठीक है, 1969 में एंड चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ही उस टाइम पर चल रही थी जब ये बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, उसके बाद पंचम पंचवर्षीय योजना, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया। सबकी डेट्स आपको याद करनी ज़रूरी नहीं है, बस आप पहली जो 4 योजनाएं थी उनकी डेट्स याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली 4 पंचवर्षीय योजना थी इनकी जो डेट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेट याद नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहली 4 और लास्ट की जो पंचवर्षीय योजना थी उनकी डेट्स बतानी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है पंचवर्षीय योजना को लेकर क्वेश्चन, तो उसमें आप ये सब बता सकते हैं। ठीक है, जो पंचम पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य नारा दिया गया गरीबी हटाओ का एंड फोकस था रोज़गार बढ़ाने पर, क्योंकि गरीबी तभी हटेगी जब रोज़गार सभी को मिलेंगे, एंड सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर भी इसमें ध्यान दिया गया। लेकिन ये योजना भी बीच में समाप्त करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है षष्ठ पंचवर्षीय योजना। ये आई थी 1980 से 1985 तक ये रही। ठीक है, इसका उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि करना, तकनीकी विकास करना।
इसमें फोकस किया गया गरीबी ख़त्म करने पर और फैमिली प्लानिंग मतलब कि परिवार नियोजन पर, ठीक है, ताकि जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसमें विकास दर में सुधार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, ठीक है। इसमें मुख्य फोकस किया गया मानव संसाधन के विकास पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर एंड शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बल दिया गया, क्योंकि मानव का विकास तभी होगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा, जब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिलेगी एंड रोजगार के अवसर मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया गया। इसमें आर्थिक उदारीकरण की दिशा में ही शुरुआती कदम था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1991 में ही उदारीकरण किया गया, ठीक है। तो ये आर्थिक उदारीकरण की दिशा में शुरुआती कदम था जो कि सरकार ने उठाया था। नेक्स्ट आता है अष्टम पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो ये वही पंचवर्षीय योजना थी जब 1991 के आर्थिक सुधार हुए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो 1991 का आर्थिक सुधार था, LPG बोलते हैं जिसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जो सुधार थे ये अष्टम पंचवर्षीय योजना यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसका उद्देश्य था उच्च विकास दर प्राप्त करना। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था समावेशी विकास करना, हर व्यक्ति का विकास हो, ठीक है, किसी को भी विकास की दिशा में पीछे ना छोड़ा जाए। इसके अलावा किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। तो समावेशी विकास करना इसका उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है, गरीबी खत्म करना, समाज में न्याय स्थापित करना। एंड एक दिक्कत ये थी कि इसके लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दशम पंचवर्षीय योजना मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य था तेज आर्थिक वृद्धि करना, सभी लोगों को रोजगार देना, ठीक है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि तेजी से तभी होगी जब हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, ठीक है। गरीबी में कमी लाना, गरीब लोगों की संख्या कम करना, शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी इसमें जोर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2012 में आखिरी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, ठीक है। ये थी 2012 की पंचवर्षीय योजना जो कि 2017 तक रही, 2012 से 2017 तक। द्वादश पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए लास्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका मुख्य लक्ष्य था समावेशी और सतत विकास करना। अब इसमें एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया, सतत विकास, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसका लाभ हमें तो मिले लेकिन ऐसा ना हो कि आगे आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाए, ठीक है। तो हमें अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए भावी पीढ़ी के जो फ़ायदे हैं उससे समझौता नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सतत विकास यही बोलता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करो लेकिन संसाधनों का सही उपयोग करो, विवेकपूर्ण उपयोग करो, ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन खत्म ना हो, ठीक है। तो सतत विकास पर जोर दिया गया, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर भी जोर दिया गया। एंड ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जो कि 2012 में आई थी, ठीक है। उसके बाद योजना आयोग से नीति आयोग बना, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया 2015 में, ठीक है। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग का काम था सहकारी संघवाद, नीति निर्माण, राज्यों को अधिक भागीदारी देना, ठीक है। वही जो योजना आयोग के काम थे, मोस्टली वही काम थे, नीतियाँ बनाना, राज्यों को भागीदारी देना, सहकारी संघवाद, मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है वो मिलकर योजना बनाएंगे, ठीक है। तो नीति आयोग में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को महत्व दिया गया, दोनों के विचारों को महत्व दिया गया। ठीक है, क्योंकि राज्य जो है वो पूरे भारत का ही हिस्सा है, तो अगर हम पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं तो राज्यों का विकास भी होना चाहिए। ठीक है, एंड राज्यों का विकास तभी होगा जब सब मिलकर फैसला लेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर दीर्घकालिक और लचीली रणनीतियाँ अपनाई गई। ठीक है, जैसे योजना आयोग ने तो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, लेकिन अब नीति आयोग ने डिसाइड किया कि वो दीर्घकालिक योजना बनाएगा। 5 ईयर प्लान से कुछ नहीं होगा, अब हमें दीर्घकालिक मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर देख लिए थे, उनसे हेल्प मिली थी, लेकिन अब शॉर्ट टर्म प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, अल्पकालिक योजना छोड़कर ये डिसाइड किया गया कि दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी। एंड वही नीति आयोग ने किया, दीर्घकालिक और लचीली रणनीतियाँ बनाई और अपनाई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को हटा दिया। आइए अब हम अपना यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, एंड उसके सुधार, उदारीकरण और उसके सुधार, लिबरलाइजेशन एंड इट्स रिफॉर्म। तो लिबरलाइजेशन का टॉपिक भी आपका यूनिट 1 में दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर सरकार के अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना। ठीक है, उदारीकरण का मतलब ही है कि सरकार के जो प्रतिबंध हैं, अनावश्यक जो सरकार नियंत्रण बनाए हुए हैं, उसको कम करना। ठीक है, सरकार का कोई भी अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, एंड अर्थव्यवस्था पर सरकार के प्रतिबंधों को कम करना, ये भी उदारीकरण कहलाता है। क्यों? ताकि बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सके, जो मार्केट फोर्सेस है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की जो बाजार में भागीदारी है वो कम की जाए। सरकार का जो बाजार में इंटरप्शन है, ठीक है, मतलब कि सरकार की जो दखल अंदाजी है बाजार में और बाजार की रणनीतियों में, उसको कम किया जाए। सरकार के अनावश्यक नियंत्रण को, प्रतिबंधों को कम किया जाए, यही कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, इसमें उद्योगों, व्यापार, निवेश और कीमतों से जुड़े कठोर नियमों को हटाया जाता है। जैसे क्या किया गया, लाइसेंस राज पहले था। ठीक है, लेकिन जब उदारीकरण अपनाया गया तो फिर लाइसेंस को हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति उद्योग खोल सकता था। ठीक है, लाइसेंस की जो प्रक्रिया थी, लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी वो फ्लेक्सिबल कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा वो लोग जो कि कुटीर उद्योग खोलना चाहते थे, उनको आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया गया। ठीक है, बैंक या जो सहकारी समितियाँ थी वो बनाई गई, जिन्होंने ऐसे लोगों को ऋण दिया कम ब्याज पर। ठीक है, अपने कुटीर उद्योग खोलने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार की जो बाजार में दखल अंदाजी थी उसको कम किया गया, एंड यही उदारीकरण कहलाया। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि सरकार जो है वो अब सिर्फ क्या करेगी, कानून और शासन व्यवस्था बनाए रखने का काम करेगी, बाजार को जैसे चल गया वैसे चलने देगी। ठीक है, भारत में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास की गति तेज करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो, डेवलप हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज खुलें। ठीक है, तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी उदारीकरण हुआ। विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी इसका एक उद्देश्य था, एंड भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी इसका एक उद्देश्य था, कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं उदारीकरण की पृष्ठभूमि, क्या रीज़न था कि उदारीकरण करने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए 1980 के दशक के अंत तक, मतलब कि लेट 1980s में क्या हुआ, भारत में गंभीर आर्थिक संकट आ गया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, फिस्कल डेफिसिट,
ठीक है, राजकोषीय घाटा। एंड इसमें क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया, भारत का राजकोष जो है वो खाली होने की कगार पर आ गया, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आयात निर्यात में असंतुलन हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता भी काफ़ी कम थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र था वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए 1991 में भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक से सहायता लेनी पड़ी। इसके बदले भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया, जिसमें उदारीकरण प्रमुख था। तो इस तरीके से उदारीकरण जो है उसको अपनाने का काम शुरू किया गया 1991 में। ठीक है, ये रीज़न था उदारीकरण के पीछे का। आइए अब देखते हैं भारत में उदारीकरण की शुरुआत। तो 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति की घोषणा की। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन दोनों ने मिलकर आर्थिक नीति बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की इसमें विशेष भूमिका थी, जो कि आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति की घोषणा की, एंड ये नीति इन 3 स्तंभों पर आधारित थी, जो थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, आइए अब देखते हैं उदारीकरण में प्रमुख सुधार क्या थे। आपकी ये जो यूनिट है इसमें स्पेशली आपको लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो क्योंकि उदारीकरण ही मेंशन है तो हम उदारीकरण ही पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं उदारीकरण में कौन से प्रमुख सुधार किए गए थे। तो उदारीकरण में सबसे पहले 1991 में जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो इसके तहत कई सुधार किए गए। उसमें पहला सुधार था औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किया गया, लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया। पहले ये था कि किसी को भी अगर अपना उद्योग खोलना है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, तो उसको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब उदारीकरण के तहत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया एंड काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें या दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उनके लिए तो लाइसेंस को बिल्कुल ही हटा दिया गया। ठीक है, एंड जो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जैसे मशीन वगैरह, कि अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है मशीन बनाने की या मशीन के पार्ट्स बनाने की, ठीक है, या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको निर्मित करने के लिए जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई। ठीक है, एंड अगर कोई दैनिक उपयोग की वस्तु बनाना चाहता है तो वो उद्योग खोल सकता था, उसके लिए लाइसेंस हटा दिया गया। अधिकांश उद्योगों के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई, जैसे वही दैनिक उपयोग की वस्तुएं। ठीक है, एंड जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो सब। उत्पादन क्षमता पर लगी सीमाएं हटा दी गई। ठीक है, उत्पादन क्षमता पर पहले जो सीमाएं लगाई हुई थी कि एक फैक्ट्री से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकती, वो सीमा भी हटा दी गई। छोटे उद्योगों को और अधिक स्वतंत्रता दी गई, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध उन्हें करवाई गई। ये कहा गया कि छोटे उद्योग जो है, जो छोटे उद्योगपति है, वो अपने छोटे उद्योग को अच्छे से चलाने के लिए अब उधार ऋण ले सकते थे बैंक से। ठीक है, परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम हुआ उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके अलावा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति मिल गई। पहले निजी कंपनियां जो थी वो हर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब बहुत सारे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को अनुमति दे दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को कम किया गया, मतलब जो सरकारी कंपनीज थी उनकी मोनोपोली थी मार्केट में हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, जो भी चीज़ बनाई जाती थी वो सार्वजनिक उद्योगों के द्वारा, जो सरकारी उद्योग थे उनके द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो मोनोपोली थी मार्केट के ऊपर, मार्केट गुड्स के ऊपर, ठीक है, बाजार की वस्तुओं के ऊपर, उसको कम कर दिया गया। अब निजी क्षेत्रों को भी, निजी कंपनियों को भी मौका दिया गया। उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला। ठीक है, हर व्यक्ति को बढ़ावा दिया गया कि वो खुद का उत्पादन करना शुरू करे। हर व्यक्ति को बढ़ावा दिया गया कि वो उद्योग खोले, रोजगार देने वाला बने। ठीक है,
ताकि बेरोजगारी भी दूर हो सके। इससे विदेशी निवेश में सुधार हुआ। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति आसान की गई, स्वचालित मार्ग शुरू हुए, ऑटोमेटिक रूट बनाए गए। ठीक है, जहां से विदेशी व्यापार आसान हो सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश का अवसर दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसका परिणाम हुआ कि पूंजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल में सुधार आया। अब उदारीकरण के तहत ही जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, एंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी भारत में आमंत्रित किया गया कि वो भारत में आकर अपने उद्योग स्थापित करें, लेकिन शर्त ये रखी गई कि उन उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं वो भारत के लोग ही होंगे। ठीक है, ताकि बेरोजगारी कम हो सके। तो ये भी औद्योगिकरण में एक सुधार था जो कि किया गया। नेक्स्ट है व्यापार उदारीकरण। व्यापार को भी उदार कर दिया गया। आयात पर लगने वाले शुल्क हटा दिए। ठीक है, आयात पर पहले शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, अब उस टैक्स को हटा दिया। पहले वो जो शुल्क लगता था आयात के ऊपर वो कहलाता था कस्टम ड्यूटी। ठीक है, जो भी वस्तुएं आयात होती थी थोड़ी बहुत, उन पर हैवी टैक्स लगाया जाता था ताकि आयात कम हो, लोग विदेश से कुछ आयात ना करें। ठीक है, लेकिन अब आयात पर लगने वाले शुल्क घटा दिए गए, पूरी तरीके से तो नहीं हटाए, बस कम कर दिए गए। कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई। पहले एक संख्या तय होती थी कि इससे ज़्यादा वस्तुएं हम आयात नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपोर्ट में भी कोटा प्रणाली थी, लेकिन अब कोटा प्रणाली खत्म कर दी गई। निर्यात को बढ़ावा देने की नीतियाँ अपनाई गई। ठीक है, ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़ाए जा सके। भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। ठीक है, तो भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी तभी बन पाएगा जब निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई। बैंक जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए गए, प्रोत्साहित किए गए। बहुत सारे बैंक खोले गए, कुछ निजी बैंक खुले, कुछ सरकारी बैंक थे। ठीक है, इससे बैंकिंग में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ब्याज दरों को बाजार आधारित बनाया गया। बाजार आधारित मतलब कि अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो रेट ज़्यादा होगा ब्याज का। एंड जो बाजार आधारित नीतियाँ थी उसी के तहत ब्याज दरों को संतुलित किया गया। ठीक है, आज के टाइम में भी हम देखते हैं बैंकिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। बहुत सारे निजी बैंकिंग सेक्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे निजी बैंक भी है जो कि खुले हुए हैं। निजी और विदेशी बैंकों को अनुमति दी गई। कर सुधार हुए, टैक्स रिफॉर्म हुए। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाया गया। कर दरों में कमी आई, कर आधार का विस्तार हुआ। ठीक है, जो टैक्स रेट था वो कम कर दिया गया क्योंकि गरीबी ज़्यादा थी, तो गरीबी कम करने के लिए ज़रूरी था टैक्स का रेट कम किया जाए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स जज को सरल बनाया गया, सिंप्लीफाई किया गया। जो सुधार हुआ था उदारीकरण के तहत वो है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी सुधार किया गया। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो कि सरकार चला रही थी। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिनकी जो लीडरशिप थी वो सरकार के हाथों में थी, बट वो फैक्ट्रीज जो थी वो घाटे में चल रही थी। तो ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम जो घाटे में चल गए थे उनको विनिवेश किया गया। विनिवेश मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को बेच दिया गया। ठीक है, घाटे में चल रहे जो उपक्रम थे कुछ को बेच दिया गया एंड कुछ की पुनर्रचना की गई। दक्षता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। इस चीज़ पर जोर दिया गया कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हो या प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हो, वो दक्ष हो। ठीक है, वो सही हो, खराब ना हो, उनकी क्वालिटी बेहतर हो। आइए अब हम देखते हैं उदारीकरण के प्रभाव क्या थे। अगर हम बात करें उदारीकरण के प्रभावों की, तो सकारात्मक प्रभाव क्या था उदारीकरण का? आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई। ठीक है, उदारीकरण से आर्थिक विकास की जो दर थी वो बढ़ गई, उसमें वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा,
सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ। सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल था? आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम, इनका तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है। उपभोक्ताओं को बेहतर और सस्ते उत्पाद अब मिलने लग गए। अब देखिए, पहले जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जाता था वो सरकारी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता था, एंड क्योंकि हर एक चीज़ का उत्पादन सरकारी कंपनियां ही कर रही थी, तो इसलिए उनकी दक्षता उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन अब जब उदारीकरण हो गया तो प्राइवेट जो कंपनीज थी वो खुलने लग गई, एंड फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। लघु उद्योग खुले बहुत सारे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एंड जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो क्या होता है? क्वालिटी पर जोर दिया जाता है। तो उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिलने लग गए, सस्ते उत्पाद मिलने लग गए। ठीक है, क्योंकि अब एक उत्पाद बनाने वाले कई उद्योग थे। ठीक है। ऐसे ही सेवा क्षेत्र का आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, इनका भी तेज़ी से विकास होने लग गया। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या आते हैं उदारीकरण के? तो अमीर और गरीब लोगों के बीच में असमानता बढ़ी। कुछ लोग थे जो बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब रह गए। छोटे उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ा। जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। रोजगार सृजन जितना अपेक्षा की थी उतना नहीं हो पाया। रोजगार सृजन अपेक्षा से कम हुआ। कृषि क्षेत्र को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिला। जितना लाभ कृषि क्षेत्र चाह रहा था, जितना लाभ सरकार चाह रही थी कृषि क्षेत्र को पहुंचाना, उतना लाभ कृषि क्षेत्र को नहीं मिल पाया। ठीक है। तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे उदारीकरण के। आइए अब हम फाइनल निष्कर्ष देख लेते हैं। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद और नियंत्रित ढांचे से निकालकर एक खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद और नियंत्रित थी। ठीक है, सरकार के द्वारा नियंत्रित थी और बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब उदारीकरण हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में बदल गई। इससे विकास को एक नई गति मिली, लेकिन सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियां भी सामने आई। इसलिए उदारीकरण के साथ साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियां भी अपनाना ज़रूरी है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियां अपनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन नीतियों के बिना असमानता को हम टैकल नहीं कर सकते, असमानता को हम दूर नहीं कर सकते, इसका सामना नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि विकास तो हो लेकिन समावेशी विकास हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करें, संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करें। ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 1 का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस वीडियो में पार्ट 2 नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।